लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बोलूं या गुड नाइट बोलूं, क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देख पा रही हूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव। कुछ बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को आज की क्लास का टाइमिंग पता नहीं था, इसलिए नहीं आएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब इस बैच में मैम लाइव क्लास होने के बाद चैप्टर का नाम लिखवा दिया करें, फिर से रिवीजन करने में पता लग जाएगा। ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग विकास, कमल, नेवर ओ नेवर नेवर क्या नाम होता है रे, रुपेश कुमार, संजय, रजत गुर्जर, राहुल, आरुणव, धत, रंजिन, रोए, कृतानंद, कुणाल। अरे कृतानंद तुम तो बहुत दिनों बाद दिखे। अभिषेक रावत, पिंटू कुमार, कालू राम, नेवर, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। मैं बार इतने बच्चों का नाम तो नहीं ले पाऊंगी। चलिए, बहुत सारे बच्चे इसलिए आए हैं आज क्योंकि आज मैंने बहुत सारे बैचेस की क्लास लगा रखी है एक साथ। स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम क्यों है? 1 से 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। आपको बहुत जल्दी 144 एंड 240 का आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है, डोंट वरी। गुड इवनिंग मैम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबको नए साल की ढेरों सारे शुभकामनाएं। मैम 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है? 12 बजे क्लास हुई है, क्यों नहीं चल रही है ये आप देखिए। चलो, तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। संतोष कुमार, कैसी हैं मैम? अच्छी है ना? यस, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ज्ञानी राम, आप बताइए आप कैसे हैं? कृत्यानंद, कुणाल, आप साइंस स्पेशल 3 के स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैम मेरा भी नाम लो। सुनील, मैंने आपका नाम लिया है। मैम फ्यूल्स एक्सप्लोजिव्स, मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। दीदी आप सब इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरे नोट्स देखकर मेरे 4 दोस्तों ने GS7 बैच खरीद लिया। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप टाइम्स पे प्यार बनाए रखें और अपने आसपास के बच्चों को, अपने दोस्तों को बताते रहें। चलो, तो अब चलिए हम पढ़ाई करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं मेरा 12 को MPPSC का पेपर है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो सुनिए जरा ध्यान से कि दीपक कुमार, मैंने आपका नाम ले लिया है। फिजिक्स की हुई थी 12 बजे, यस। साइंस स्पेशल 4 एंड 5 या 6 5 में फिजिक्स हुआ होगा, देख लेना आप। तो आज आपकी एक तो मॉर्निंग में क्लास हुई है, कभी इवनिंग में क्लास हो रही है। अब सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात कि हमारी जो आज क्लास है वो केमिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी मर्ज हैं क्योंकि सेम चैप्टर पढ़ाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिए हैं। जो बच्चे साइंस स्पेशल 3 के हैं, साइंस स्पेशल 3 में जो बच्चे हैं उनका ये जो चैप्टर है ये नहीं हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो बच्चे साइंस स्पेशल 4 एंड 5 के हैं, तो बच्चों आपका एसिड बेस सोल्ट कंप्लीट हो चुका है लास्ट क्लास में और मैंने पानी वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, वाटर वाला। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। अब कुछ बच्चों को मैं बोल के गई थी कि लास्ट क्लास में कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, बट पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाऊंगी मैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। जब ये पढ़ेंगे ना तब आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा, ठीक है? तो आज पीरियोडिक टेबल नहीं, पहले हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। 3 क्लास का है, 2-2 घंटे की 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम, तो डोंट वरी, कैसे क्या पढ़ाना है वो मुझे पता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एक एक मेटल, जब मैं एक एक मेटल की क्वालिटी बता दूंगी आपको, तो आप जब पीरियोडिक टेबल करवाओगे तो आप खुद, अगर मैंने बोला सोडियम तो आपके दिमाग में आएगा ओ मैम ने सोडियम में इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। मैंने बोला मैग्नीशियम इस ग्रुप में आता है, इस ब्लॉक में आता है, तो अब तुरंत आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई हाँ, कि ये तो मैम ने बताया था मैग्नीशियम की ये क्वालिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अगली 3 क्लास में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल, डोंट वरी। चलो, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम लगते हैं। आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी साइंस स्पेशल 3 में, और 4-5 में नहीं पढ़ाया है। आयोनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनता है और उसको मेटालिक बॉन्ड भी बोलते हैं, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जबकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बच्चों, वो दोनों में से जो एक होता है वो होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन दोनों के बीच में बनता है। चलो, अब जरा क्लास स्टार्ट की जाए, बहुत बातें हो गई हैं, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा लूँ ताकि आप बच्चे परेशान ना हो। और अब ज़रा सुनिएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर चैप्टर की बात करें तो बहुत अच्छा चैप्टर है,
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। मेटल्स को बोलते हैं धातु हिंदी में, नॉन मेटल्स को बोलते हैं अधातु। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट बच्चा इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके क्लियर करने वाली हूँ। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पर। ठीक है, राइट। तो आप अपने बुक्स में जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं बच्चों, वहां पर आप अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी और बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कृष्णा सिंह बोल रहे हैं मैम साइंस स्पेशल 3 में फॉस्फोरस नहीं हुआ। डोंट वरी, नॉन मेटल में फॉस्फोरस आ जाएगा, करवा देंगे। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, सब करवा देंगे। ठीक है, तो मैम आपने वाटर में बीओडी नहीं बताया। वाटर में बीओडी नहीं आता है। बीओडी जो होता है वो एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो। डोंट वरी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं, शिवम तिवारी, अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। मेटल्स, अब फालतू की बातें नहीं करनी है यहाँ पे। चलो आप सुनो ध्यान से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए, कोई जो एलिमेंट है, केमिस्ट्री में आप समझते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स पे स्टडी करना। तो जो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, वो 3 फॉर्म में होता है। आप आगे पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे ये चीज आप, कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप स्टडी करते हैं, तो वो एलिमेंट 3 फॉर्म में हो सकता है। पहला होता है वो एलिमेंट मेटल्स की फॉर्म में, धातुओं की फॉर्म में। दूसरा होता है नॉन मेटल्स की फॉर्म में। और तीसरा आता है बच्चों वो मेटेलोइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मेटेलोइड, जिसको बोलते हैं अधातु। मैं यहाँ पर चाहती तो मैं यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलोइड्स भी लिख सकती थी, बट मेटेलोइड से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। वो चैप्टर के नाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो मैं अलग से करवा दूंगी। तो बच्चों कोई भी एलिमेंट है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड। अब बात आती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वही हमें पढ़ना है। सबसे पहला, आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि भाई किस एलिमेंट को आप मेटल बोलेंगे और किस एलिमेंट को आप नॉन मेटल बोलेंगे, और किस आपके कौन से एलिमेंट को आप मेटेलोइड बोलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आता है कि मैम कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप मेटल्स का नाम दे रही हैं। बच्चा, कोई भी इस नेचर में, इस प्रकृति में या पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हो। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको हिंदी में लिखा जाता है वैद्युत धनात्मक तत्व। पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो विद्युत धनात्मक होते हैं। अब मैम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब है उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप सब जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर कौन सा आवेश ग्रहण कर लेते हैं, अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके आते हैं? पॉजिटिव। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटल्स कहलाते हैं। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, या आप उनकी डेफिनेशन क्या बनाते हैं? उनको आप मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, दिस इज लाइव क्लास टुडे। यस अजय कुमार, सिलेबस खत्म नहीं हुआ मैम बैच 3 में। कौन सा बैच 3? साइंस 3 या जीएस 3? देखिए, जो साइंस 3 वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, आपका बायोलॉजी कंप्लीट है, आपका फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री में एक मेटल, नॉन मेटल्स और कुछ 2-3 छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, वो हो जाएंगे। डोंट वरी। अगर आप जीएस 3 के स्टूडेंट हैं तो जीएस 3 में मुझे देखना पड़ेगा कौन सा कंप्लीट है कौन सा नहीं है। आप प्लीज ये आप टेलीकॉलर को या फिर इंक्वायरी नंबर पे आप बता सकते हैं, ये चीज मुझे भी पढ़ाने दीजिए। ठीक है, चलिए
देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऊपर अपने ऊपर कौन सा आवेश ग्रहण करते हैं, आप बताएंगे पॉजिटिव, तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को आप, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं बच्चों कैटायन। तो दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, मेटल्स की। आप बताएंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर में, जो प्रकृति में क्या हो, जो कैटायन फॉर्म करते हो। और कैटायन कब फॉर्म होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो क्या बनता है, कैटायन बनता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाए, या जो कैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से क्या कहलाते हैं बच्चों, मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट साइड आइए, नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में बच्चों आवर्त सारणी में ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, क्या हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव हों। इलेक्ट्रोनेगेटिव को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो होते हैं बच्चों वो तो मेटल्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एनायन कहलाते हैं। आप बोलेंगे वो एनायन कहलाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे तत्व जो कैटायन फॉर्म करते हैं वो मेटल्स, और जो एनायन फॉर्म करते हैं वो नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि किसको बोलोगे आप, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होगी। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैं सारी परिभाषाएं बताऊंगी आपको कि क्या क्या आप बोल सकते हैं। अब बात आती है कि मैम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्या, AU, AU किसका सिंबल होता है, गोल्ड का। आप एग्जाम्पल ले सकते हो AZ, क्या होता है AZ, चांदी। आप ले सकते हो HG, मरकरी। आप ले सकते हो CU, कॉपर, AL, एल्यूमिनियम। इन सब के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये कौन से आयन फॉर्म करते हैं, कैटायन, क्या कहलाएंगे, मेटल्स। क्या कहलाएंगे, मेटल्स। ठीक है, इधर आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर बात करेंगे बच्चों तो यहां पर आपका एग्जाम्पल आता है आयोडीन, यहां पर एग्जाम्पल आता है आपका फॉस्फोरस, यहां पर एग्जाम्पल आता है आपका सल्फर। सल्फर, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो एनायन फॉर्म करें वो नॉन मेटल्स, और जो कैटायन फॉर्म करें वो मेटल्स। राइट, चलो आप, एक तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, मैम आप किसको बोलोगे मेटल और किसको बोलोगे नॉन मेटल्स। तो जरा ध्यान से सुनिएगा यहां पर, एक सेकेंड, कि मेटल्स की क्या क्वालिटी होगी, कि मेटल्स की क्या क्वालिटी होगी और नॉन मेटल्स की क्या क्वालिटी होगी। देखो, जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। जो मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जो सामान्यतः ठोस होते हैं और जो कैटायन फॉर्म करें वो मेटल्स कहलाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई मेटल्स की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो धातुएं होती हैं वो नॉर्मली, जो सामान्यतः तो वो क्या होती हैं, वो सॉलिड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है आपकी मेटल्स हैं, ये सॉलिड है। बट बच्चों यहां पर जो मेटल्स हैं उनकी एक स्टेट तो सॉलिड हो गई, बट यहां पर कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में भी आती हैं। जो कौन सी अवस्था में आती हैं, जो तरल अवस्था में आती हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी मेटल है जो एक्सेप्शन बनती है मेटल्स का, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली या जनरली सॉलिड स्टेट में होती हैं, वो ठोस अवस्था में होती हैं। बट मैम एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में भी होती हैं, ठीक है। बट इसको एक्सेप्शन में लेंगे आप, क्यों लेंगे एक्सेप्शन में, अपवाद में क्यों लेंगे, क्योंकि मैम मेटल्स की तो स्टेट क्या होती है, सॉलिड। तो जो सॉलिड नहीं है वो क्या आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। अब बात आती है कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है बच्चों आपका मर्क्यूरी। कौन सा, मर्क्यूरी, जिसको आप हिंदी में पारा बोलते हैं, और जिसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। अगर मैं मर्क्यूरी के बारे में बच्चों आपको पॉइंट बताऊं कुछ,
तो अगर मैं मर्क्यूरी के बारे में बात कर रही हूं तो जो मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी लिक्विड है बट वो कौन से तापमान पर, आप बताएंगे वो कौन से तापमान पर? सामान्य तापमान पर नहीं, रूम टेम्परेचर पर, जिसको आप बोलेंगे कमरे का तापमान, है ना। तो अब पहली बात तो कमरे का तापमान हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ठीक है, यस। मरकरी का एटॉमिक नंबर पूछा एक बच्चे ने, 80 होता है, 80 नंबर पे आता है मरकरी। ये बात की बात, मैं आपको एटॉमिक नंबर याद करना सिखाऊंगी, ट्रिक के साथ याद करना सिखाऊंगी, आप थोड़ा पेशेंस रखें, राइट। तो आप बताएंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, बट मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या रहता है? वो लिक्विड स्टेट में रहता है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। इसको स्टार करना, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट को आप बोलते हैं गलनांक बिंदु। कोई बता सकते हैं कोई बच्चा मुझे? तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों? -39 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप मरकरी को रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो कौन सी स्टेट में आएगा? वो लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये तो बात होगी मरकरी की, और मरकरी कितने डिग्री सेल्सियस पे? रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है? वो लिक्विड रहता है। बट अगर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दिया, मतलब 25 से आपने 30 कर दिया, अगर आपने 25 से 30 कर दिया तो बच्चों क्या होता है? आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में एट सम हाई टेम्परेचर, एट सम हाई टेम्परेचर, थोड़े से ज्यादा तापमान पर। थोड़े से ज्यादा का मतलब है रूम टेम्परेचर 25 था तो आप यहाँ 30 मान लो, 28 मान लो, तो थोड़े से ज्यादा तापमान पर जो आपका CS होता है, CS बोले तो सीजियम होता है बच्चों। क्या होता है? सीजियम। और दूसरा होता है यहाँ पर Ga, और Ga क्या होता है? गैलियम होता है। थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर जो सीजियम और जो गैलियम होता है वो भी क्या होते हैं? वो भी लिक्विड स्टेट पे होते हैं। तो आप अपनी कॉपी में कैसे नोट करोगे कि भाई जो मेटल्स होती हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमेशा सॉलिड होती हैं, वो ठोस होती हैं। बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो क्या रहता है? वो लिक्विड रहता है। बट अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा किया तो जो सीजियम और जो गैलियम होते हैं ना, वो भी कौन सी स्टेट में आ जाते हैं? वो भी आप बताएंगे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। कौन सी स्टेज में? लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, और जब आप सीजियम और गैलियम को हथेली पे रखोगे, अपनी पाल्म पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि हमारी हथेली से, हमारे बॉडी से क्या निकलती है? हीट निकलती है, और उसी हीट के दौरान जब वो हीट लेंगे अपने पास तो वो क्या हो जाते हैं? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी धातु हैं जिनको हथेली पर रखने पर वो क्या हो जाती हैं? वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था वहां? एक ऑप्शन में सीजियम होगा, या फिर सीजियम नहीं है तो कौन सा होगा? गैलियम। तो आप याद रखिएगा कि जो सीजियम और गैलियम है वो हथेली पर, मतलब हमारी पाल्म पर, हथेली पर रखने से क्या हो जाती हैं? हथेली पर रखने से वो पिघल जाती हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से क्या निकलती है बच्चों? एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, उष्मा की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, सीजियम और गैलियम पीरियोडिक टेबल की वो दो धातुएं हैं बच्चों जो हथेली पर रखने पे क्या हो जाती हैं? जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। ये तो बात की आपने मेटल्स की। ये किसकी बात की आपने? मेटल्स की। मैम मेटल्स का तो समझ में आ गया कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मोस्टली वो सॉलिड होनी चाहिए। लिक्विड भी चल जाएंगी बट इनके अलावा कोई लिक्विड नहीं होता है। चलो, अब बात आती है कि नॉन मेटल्स की क्या क्वालिटी होती है, वो कौन सी स्टेट में होती हैं, वो कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं बच्चों, वो मोस्टली या अधिकांश या तो वो गैसियस फॉर्म में होंगी, या तो वो गैस की फॉर्म में होंगी, या वो किसकी फॉर्म में होंगी बच्चों? कोई बता सकता है मुझे कि नॉन मेटल्स की कौन सी फॉर्म होती है? गैस की फॉर्म में, या वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, वो मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? वो सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो मोस्टली, सबसे अधिकांश
या सामान्यतः वो कौन सी स्टेट में रहती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और वो सॉफ्ट होती हैं, जबकि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं और सॉलिड होने की वजह से वो क्या हो जाती हैं बच्चों? वो हार्ड हो जाती हैं, वो कठोर अवस्था में या कठोर हो जाती हैं। तो देखिएगा जरा, जो आपका नॉन मेटल है वो मोस्टली गैसियस फॉर्म में है, बट यहां पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहां पर भी क्या होता है बच्चों? एक एक्सेप्शन आता है। कौन सा? अपवाद आता है यहां पर। एक अपवाद है जो किस फॉर्म में होता है बच्चों? ये होता है लिक्विड फॉर्म में। और यकीन मानिए मेरी इस बात का कि बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि कौन सी अधातु है, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है या जो तरलीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा है बच्चों? बता सकते हैं क्या आप बताएंगे लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला कौन सा होता है? आपका यहाँ आंसर होगा ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या या थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो किस स्टेट में आ जाता है? वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो गैस की स्टेट में भी हैं और वो लिक्विड स्टेट में भी हैं, बट लिक्विड में एक, कौन सा? ब्रोमीन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ नॉन मेटल्स हैं बच्चों जो हार्ड भी होती हैं, जो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और कठोर होने का मतलब वो किस स्टेट में होंगी? वो सॉलिड में होंगी, वो ठोस अवस्था में होंगी। और कौन सा नॉन मेटल है जो सॉलिड होता है बच्चों? यहाँ पर आपका आप ऑप्शन में आपको सही करना है। कौन सा? कार्बन। कार्बन। कार्बन की अवस्थाएं अलग अलग है ना, कार्बन की फॉर्म अलग अलग। जैसे कार्बन का फॉर्म कोयला होता है, कोयला आपने देखा होगा हार्ड होता है ना। कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड। कार्बन का एक अपर रूप होता है, कौन सा? कौन सा अपर रूप होता है? आप बताएंगे डायमंड। तो डायमंड भी क्या होता है बच्चों? डायमंड भी क्या होता है? कठोर होता है। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है मैम। बस आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मली ये हार्ड होती हैं तो इनका ये एक्सेप्शन बन गया, ये नॉर्मली गैसियस फॉर्म में है तो इनका ये एक्सेप्शन बन गया कि सॉलिड और लिक्विड में जो होंगे वो अपवाद बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों कि जो आपकी मेटल्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं? वो मैलिएबिलिटी शो करती हैं। क्या? वो मैलिएबिलिटी शो करती हैं। मेटल्स के अंदर एक गुण पाया जाता है, जिस मेटल्स के अंदर मैम HSSC ग्रुप डी में आया था लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है? ओके, तो आप वहां पर ऑप्शन कर सकते थे ब्रोमीन, राइट। चलिए, तो मेटल्स क्या होती हैं? मैलिएबिलिटी होती है। मेटल्स का एक गुण होता है, एक क्वालिटी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अघात वर्धनीयता। बड़ा अजीब सा नाम है। या इसको बोलते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल, या मेटल्स कौन सी क्वालिटी शो करते हैं? मैलिएबिलिटी की। अब मैम ये मैलिएबिलिटी क्या होता है? तो जरा ध्यान से सुनिए, मैलिएबिलिटी क्या होता है? जब इन मेटल्स को आप हथौड़े से बीट करते हो, जब आप इनको हथौड़े से पीटते हो तो ये एलोंगेट हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं, ये प्रसारित हो जाती हैं। या जब आप इनको हथौड़े से बीट करते हो तो ये किसकी फॉर्म में आ जाती हैं? ये शीट की फॉर्म में आ जाती हैं, ये चद्दर की फॉर्म में आ जाती हैं। और यही जो क्वालिटी है वो क्या कहलाती है मेटल्स की? ये क्या कहलाती है मैम? फुलरीन कार्बन का अपर रूप है क्या? यस, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो मेटल्स हैं वो उनका एक गुण होता है अघात वर्धनिया पाई जाती है उसमें। देखो, अघात का मतलब होता है बीट करना, पीटना। वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। जब आप उनको हथौड़े से पीटेंगे तो बच्चों वो फैल जाएंगी, वो एलोंगेट हो जाएंगी, वो प्रसारित हो जाएंगी। या हथौड़े से पीटने पर वो पतली पतली शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, चद्दर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप मेटल्स को। यही क्वालिटी मेटल्स की क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा होता है? मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी शो करने वाला या सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? या आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि कौन सी मेटल की
अच्छा, वाह, सबके जवाब सही आए हैं यहाँ पर। आपको बताना है, एक बच्चा बोल रहा है प्लैटिनम। नहीं, प्लैटिनम नहीं होता। आप बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल है वो कौन सा होता है। आप बता देंगे यहाँ पर आंसर AU। AU क्या होता है बच्चों? AU होता है गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो हाईएस्ट मैलिएबल मेटल होता है, और गोल्ड बोले तो सोना, सोना, राइट। हाँ जी, गोल्ड आपने देखा होगा। गोल्ड गोल्ड की भी शीट बना सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए एजी, चांदी, चांदी की भी परत बनाई जाती है। देखा होगा ना, काजू की कतली के ऊपर चांदी की परत बनी हुई होती है ना। और ऐसे ही आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल आता है हमारे घरों में, जिसमें हम खाना रैप करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कॉपर की भी चादर बनाते हैं, शीट बनाते हैं। तो ये क्या होती है? ये वो मेटल्स होती हैं जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता शो करती हैं, राइट। तो याद रखिएगा कि मेटल्स को थोड़े से बीटने पर वो इलोंगेट होती हैं, वो प्रसारित होती हैं, ठीक है। मैम गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है, 79 होता है, राइट। चलिए अब आइए जरा दूसरे पॉइंट पर। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगी तो नॉन मेटल्स मैलिएबिलिटी नहीं शो करते हैं, वो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, वो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। और अगर आपने नॉन मेटल्स को बीट किया, उनको आघात पहुंचाया, उनको आपने चोट लगी, उनको पीटा आपने, तो वो क्या हो जाएंगे? वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे, फैलेंगे नहीं, वो भंगुर होते हैं, वो टूट ही जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे वो। तो नॉन मेटल्स को पीटने की जरूरत नहीं है। और मेटल्स को आप कितना ही पीटो, तो याद रखिएगा कि जब मेटल्स को आप बीट करते हैं तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट होता है। और हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है। बट जो नॉन मेटल्स हैं, अगर आपने उनको पीटा हथौड़े से, या उनके ऊपर आपने कैसे किसी भी टाइप का फोर्स लगाने की कोशिश की, तो बच्चों वो ब्रिटल होती हैं, वो भिंगुर होती हैं, वो क्या हो जाएंगी? वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। नेक्स्ट क्वालिटी क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की? नेक्स्ट, अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हो बच्चों, तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी और पाया जाता है, और वो क्या होता है? डक्टिलिटी। या आप लिख सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? तन्ने होते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है तन्ने। मैम क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं, बस ठंड बहुत है दिल्ली में, इसलिए मैंने लगा रखा है। तबीयत खराब नहीं है। कान हमेशा हमेशा ठंड जो होती है वो कानों से, हाथ से और पैरों से लगती है, या नाक से लगती है। तो नाक को तो कवर कर नहीं सकती, तो मैंने कान कवर कर लिए, है ना। चलिए, तो मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट गुण होता है कि मेटल्स आर डक्टाइल, या मेटल्स डक्टिलिटी शो करती हैं, ठीक है। मेटल्स क्या करती हैं? डक्टिलिटी शो करती हैं। अब मैम ये डक्टिलिटी क्या होता है? तन्यता क्या होता है? जब आप मेटल्स को खींचोगे ना, तो वो पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो पतले पतले तार की फॉर्म में आ जाएंगी। और यही जो क्वालिटी है, जब भी आप किसी एलिमेंट को, या जब भी आप किसी मेटल को जब खींचोगे, तो खींचने से जो पतले पतले वायर में जो ड्रॉन होने की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो डक्टिलिटी कहलाती है। और जिस एलिमेंट में जो होता है उसको मेटल, या फिर आप क्या बताएंगे, या आप उसको क्या बोलेंगे कि मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मतलब जब पीटोगे तो शीट में कन्वर्ट, जब खींचोगे तो तार बन जाएंगे। तो तार में बनाने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? आप क्या बताएंगे? डक्टिलिटी कहलाती है। अब अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या कि मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसको स्टार करके लिख लेना, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? मतलब कि कौन सी धातु है जिसका अमाउंट, जिसको आपने कम लिया बट उससे वायर बहुत दूर तक का बन गया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी होती है? अगेन होता है AU। AU बोले तो गोल्ड। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर का वायर ड्रोन कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। सोचिए कितनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है। अब सुनो ध्यान से, अब कमेंट मत करो, पहले सुन लिया करो ध्यान से। जो गोल्ड होता है वो हाईएस्ट मैलिएबल एंड हाईएस्ट डक्टाइल मेटल है, इसीलिए
इसीलिए गोल्ड को किसने काम में लिया था? रदरफोर्ड ने काम में लिया था। और रदरफोर्ड ने किस में काम में लिया था? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हिंदी में इसको कहा जाता है अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, याद है आपको कि आपने देखा होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक सोने का फॉइल लिया था, उस पे अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई थी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ जहां से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। और वो कौन सा, किसका एटम रखा था? गोल्ड का। क्यों रखा था? क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, इसलिए रखा था। ठीक है। गोल्ड के अलावा मैं बात करूं बच्चों, आपने देखा होगा चांदी भी क्या होता है? डक्टाइल होता है। कॉपर के वायर बने होते हैं हमारे घरों में। एल्यूमिनियम के वायर, तार लगे हुए होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों के बना सकते हैं। बनाने को आप सोने के बना लो, चांदी के बना लो आप, बट सोने चांदी के अफोर्ड कर लोगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम किसका अफोर्ड कर सकते हैं? हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम के कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और दूसरा, ये क्या होते हैं? ये डक्टाइल मेटल्स होती हैं। हो गया बच्चों, ये याद रखेंगे मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो मैम, हम ये बात याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट आइए कि आप किसको मेटल बोलेंगे? किसको मेटल बोलेंगे? मेटल्स किसको बोलेंगे? आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट जो मेटल्स की क्वालिटी होती है, जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ करंट होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं। कहने का मतलब है मेटल्स के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो। बट बच्चों, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो बैड कंडक्टर ऑफ करंट होती हैं। वो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ये होती हैं सुचालक, ये होती हैं कुचालक। ठीक है। अगर मेटल्स हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होंगी, और अगर नॉट मेटल्स हैं तो वो बैड कंडक्टर ऑफ करंट होंगी। कहने का मतलब इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कॉपर एल्यूमिनियम होती हैं, दोनों मेटल होती हैं, डक्टिलिटी भी शो करती हैं, और दूसरा उनके वायर बनाए जाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि कौन सा एक नॉन मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उसके अंदर से आप करंट प्रवाहित नहीं कर पाओ। ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन या अपवाद। अब अपवाद में आप क्या लिखेंगे कि भाई जो बैड कंडक्टर ऑफ करंट है वो मेटल्स का बन जाएगा, और जो गुड कंडक्टर है किसका? नॉन मेटल्स का बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्सेप्शन में, अपवाद में। अपवाद का मतलब है कि वो कौन सा धातु है, जो धातु है बट वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कौन सा होता है? वो पीबी होता है। पीबी को आप बोलते हैं सीसा, या आप बोलते हैं लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? लेड बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं प्लम्बम। प्लम्बम जो होता है बच्चों वो लैटिन वर्ड है प्लम्बम, तो यहीं से इसका सिंबल क्या बना दिया गया? पीबी। जैसे सोडियम का Na होता है, सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोलते हैं, तो Na सिंबल बन गया है ना। तो ये प्लम्बम पीबी। तो याद रखिएगा जो पीबी होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट का होता है। अब बात आती है बच्चों कि मैम ये तो समझ में आ गया कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ करंट होती हैं, पर जो एक्सेप्शन होगा वो कौन सा होगा? लेड। अब ये नॉन मेटल्स क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ करंट होती हैं। तो जो गुड होगी वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो एक्सेप्शन बन जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन सा नॉन मेटल है जिसको आप नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? कौन सा एक धातु है जो विद्युत का सुचालक माना जाता है? आपका आंसर यहाँ पर आएगा ग्रेफाइट। कौन सा आंसर आएगा? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट के अंदर। आगे पढ़ाएंगे हम आपको। तो इसलिए वो क्या कर सकता है? करंट को प्रवाहित कर सकता है। तो याद रखिएगा मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ करंट, जबकि
नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ करंट। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आप नोट डालकर एक पॉइंट लिखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या आता है कि कौन सा मेटल है जिसको आप बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बेस्ट कंडक्टर किसको मानेंगे आप मानेंगे यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर चांदी को। बोलते ना तेरी चांदी चांदी है, तो वैसे याद रखो चांदी को बोलते हैं आप एजी। तो ये सिल्वर क्या होता है बच्चों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट बोल सकते हैं आप। हो गया, लिखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको ये याद रखना है, किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी होगी, आप बताएंगे ये मेटल्स की होगी। इसके अलावा आप किसको मेटल्स बोल सकते हो, किसको नॉन मेटल्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मेटल्स की या नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है बच्चों कि जो मेटल्स होती हैं उनमें मेटेलिक ब्राइटनेस होती है। उनमें क्या होती है, मेटेलिक ब्राइटनेस होती है। वो चमकीली होती हैं, वो चमकीली लस्टर्स होती हैं, वो चमकीली होती हैं। उनमें शाइनिंग होती है, उनमें चमक होती है। आपने देखा होगा सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है। तो जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रियस होती हैं, वो उनमें मेटेलिक ब्राइटनेस होती है, चमकीली होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा सोना चमकता है, चांदी चमकता है, कॉपर चमकता है। इनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है। बट जो नॉन मेटल्स होती हैं उसमें मेटेलिक ब्राइटनेस नहीं होती है, उसमें मेटेलिक ब्राइटनेस नहीं होती है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा यहाँ पर, कौन सा अपवाद आएगा जिसमें क्या होगी, चमक। भाई जिसमें चमक होगी वो मेटल में आना चाहिए। बट यहाँ पर तो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें चमक भी होती है, शाइनिंग भी होती है, तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएंगे। और कौन कौन से नॉन मेटल हैं जिनमें चमक होती है, मेटेलिक ब्राइटनेस होती है। पहला होता है आपका ग्रेफाइट, और दूसरा कौन सा लिखेंगे आप, डायमंड। आप सब जानते होंगे डायमंड नॉन मेटल में आता है। हीरा याद रखिएगा, कुछ बच्चे प्लैटिनम में और डायमंड में कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा प्लैटिनम इज ए मेटल बट डायमंड इज ए नॉन मेटल। तो जो डायमंड है उसके अंदर और ग्रेफाइट में भी शाइनिंग होती है। पेंसिल की नॉब निकालो, देखो हल्की सी चमक मिलेगी। और डायमंड का तो कहना ही क्या, डायमंड में तो बहुत चमक होती है, ठीक है। तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उनमें मेटेलिक ब्राइटनेस होती है, वही धात्विक चमकीली होती हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। ये भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट कर लिया जाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप लिखोगे कि जो मेटल्स होती हैं, अच्छा एक बच्चा यहां पर पूछ रहा है क्या मैम आयोडीन में भी चमक होती है क्या। यस बच्चा, आपने बिल्कुल सही बोला। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल की कोई बुक पढ़ोगे तो आपको वहां पर ग्रेफाइट और डायमंड तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो ध्यान से सुनना, एक अच्छा पॉइंट मुझे याद भी आया इससे। डायमंड ग्रेफाइट के अलावा जो आयोडीन होता है ना, उसमें भी थोड़ी सी चमक होती है। आयोडीन में भी क्या होती है बच्चों, चमक होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्हाइट फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस, व्हाइट पी लिखा है बच्चों, पी का मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे आप सब बच्चे, फॉस्फोरस, ठीक है। जो सफेद फॉस्फोरस है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है, उसमें भी चमक होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन कौन सा नॉन मेटल है जो चमकीले होते हैं, जिनमें मेटेलिक ब्राइटनेस होती है, आप बताएंगे ग्रेफाइट में भी होती है, डायमंड में भी होती है। ये तो बच्चा ही बता देगा, जो सब जानते हैं। बट आयोडीन में भी थोड़ी सी चमक होती है। और जो सफेद फॉस्फोरस, देखो एक होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है येलो फॉस्फोरस, एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस, उनको छोड़ दो। सिर्फ जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो चमकीला होता है। अब सुनो ध्यान से, व्हाइट फॉस्फोरस से मुझे एक पॉइंट याद आया, बहुत अच्छा पॉइंट है। राजस्थान में आरएस का पेपर होता है, जैसे आपके यूपी में होता है यूपी पीसीएस, जैसे बिहार में बीपीएससी होता है, वैसे राजस्थान में आरएएस होता है।
उसमें एक क्वेश्चन आया था व्हाइट फॉस्फोरस से, 2013 या 12 का क्वेश्चन होगा, देख लेना, वो चेक कर लेना, ईयर मुझे याद नहीं है। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात में पूरा चांद होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है पूर्णिमा की रात में। तो जब पूर्णिमा की रात होती है तो जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं, ग्रेवयार्ड्स का मतलब होता है कब्रिस्तान या शमशान घाट। जब पूरा चांद निकलता है, जब पूर्णिमा की रात होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि भाई जब पूर्णिमा की रात होती है तो जो कब्रिस्तान या शमशान घाट होते हैं, तो पूर्णिमा की रात में वहाँ पर चमक कैसे आती है कब्रिस्तान में, या जो आपका शमशान घाट है उसके अंदर चमक क्यों आती है। तो बच्चों पूर्णिमा की जो वाइट फॉस्फोरस है ना, मैं आपको बता दूं कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो फ्लोरोसेंस नेचर का होता है। ये लाइट के अंदर लाइट देता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश निकालता है, ये लाइट की प्रेजेंस में लाइट एमिट करता है। ये क्या करता है, लाइट प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश देता है। और ये फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में होता है। तो अगर किसी शमशान घाट में हड्डी पड़ी है, कोई इंसान की या कोई गाय की, कोई भैंस की, कोई जानवर की, तो वहां पर जब पूर्णिमा की रात होगी तो जब पूरा चांद दिखेगा तो वहां पर उन हड्डियों के ऊपर क्या होगा, उन हड्डियों के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो उन हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस होता है, और वो फॉस्फोरस भी क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में लाइट एमिट करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या निकालेगा, प्रकाश निकालेगा। इसीलिए जो वाइट फॉस्फोरस है उसको एक नाम दिया जाता है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं। कब्रिस्तान की आग हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान या शमशान घाट की आग, मतलब वहां पर आग नहीं, मतलब चमक वाली आग भैया, आग नहीं मतलब चमक की आग, मतलब जिससे दिख रहा, रोशनी दिख रही है। कब्रिस्तान की आग किसको कहा जाता है, आप बताएंगे फॉस्फोरस को। ये कहाँ होता है फॉस्फोरस, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारी हड्डियों में होता है और दांतों में भी होता है। अगर दांत भी पड़ा है कोई वो भी चमकेगा। तो पूरा चांद पूर्णिमा की रात में कब्रिस्तानों में जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, वो व्हाइट फॉस्फोरस की वजह से होती है। बट फॉस्फोरस आयोडीन क्या होते हैं, नॉन मेटल, फिर भी क्या है इनमें, ब्राइटनेस है। करेक्ट है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं बच्चों के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों। तो याद रखिएगा फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। इसके अलावा अगर आपको एक क्वेश्चन और बताऊं मैं, चलो सुन लो ध्यान से। जो जुगनू होता है, जुगनू, जुगनू सुना है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई। जुगनू, जुगनू के अंदर भी क्या होता है, सफेद फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। और आपने देखा होगा रात के समय जुगनू क्या करते हैं, जुगनू में चमक आती है, जुगनू में जुगनू क्या होते हैं, चमकते रहते हैं रात में, है ना। तो क्यों क्यों चमकते रहते हैं, क्योंकि हाँ ये भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित कुमार, इसी बात पे मैं आ रही थी, सुन लीजिए जरा ध्यान से सुनिएगा यार। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई भी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा हो, जो जुगनू है उसके अंदर जब ऑक्सीजन आता है रात को तो क्या होता है बच्चों, तो जब वहाँ पर जुगनू के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है, बहुत धीमा होता है, और स्लो ऑक्सीकरण की वजह से, धीमे ऑक्सीकरण की वजह से जुगनू के अंदर भी लाइट्स एमिट होती रहती है। और अगर पूर्णिमा की रात है और जुगनू देख रहे हैं आप तो उनमें भी आपको चमक दिखेगी, क्योंकि जुगनू के अंदर भी क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, और कौन सा, व्हाइट फॉस्फोरस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जुगनू में, जुगनू रात को चमकते रहते हैं, उनमें शाइनिंग निकलती रहती है, कौन से एलिमेंट की वजह से या कौन से नॉन मेटल की वजह से, आप क्या बताएंगे, व्हाइट फॉस्फोरस। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहां पर आता है कि जो मेटल्स होती है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले स्टार बना लीजिए। अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप धातुओं की बात कर रहे हैं, इधर धातु लिखो, इधर लिखो बच्चों आप नॉन मेटल्स, अधातु। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। जब मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं, ध्यान से सुनना, जब मेटल्स क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं। ऑक्साइड्स किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। जब ऑक्साइड बनाती हैं तो जो मेटल्स का ऑक्साइड होता है ना, वो हमेशा किस प्रकृति का होता है, वो होता है बच्चों एल्केलाइन। और एल्केलाइन का मतलब होता है यहाँ पर बेसिक, एल्केलाइन, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बेसिक का मतलब होता है क्षारीय। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया कि कोई भी मेटल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखोगे या
हाँ, जब कोई मेटल ऑक्साइड बनाएगी तो जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो बेसिक प्रकृति का होता है। जैसे सोडियम, सोडियम को आप जब पानी में डालेंगे Na+H2O तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, और वो क्या हो गया? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम क्या है? एक मेटल, और मेटल का क्या बना? ऑक्साइड। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है जो वो बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? उसका ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन होना चाहिए, कहने का मतलब बेसिक होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कभी भी, एक सेकेंड, हाँ तेजेंद्र जी बोल रहे हैं मैम 95% प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो 95 क्या कम होते हैं क्या? है तुम भी यार तेजेंद्र। चलो सुनो ध्यान से, तो जो मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं या बेसिक होते हैं। बट जब नॉन मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं ना बच्चों, तो वो किस नेचर के होते हैं? आप बताएंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिडिक का मतलब बार बार थोड़ा ना बताऊंगी आप, उनका पीएच वैल्यू किस रेंज में होना चाहिए? किस रेंज में? 0 to 7 होना चाहिए। और अगर बेसिक है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? 7 to 14 होना चाहिए। अब देखो, मैंने अभी एक पॉइंट बोला था कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मेटल्स के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? आप बोलोगे क्षारीय, और नॉन मेटल किसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बट यहाँ पर दो ऑक्साइड मेटल्स के ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? अपवाद, जो इस लाइन को फॉलो ना करे। तो दो अपवाद कौन से होते हैं? इसको मैंने पहले स्टार कर दिया है, आपको लिखना है। पहला होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसका केमिस्ट्री में दूसरा नाम होता है एल्यूमिना। क्या नाम होता है? एल्यूमिना। आप तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ साथ यहाँ पर अजय राणा सर भी यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो, वो ऑफलाइन ले रहे हैं, है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का होगा? आप बताएंगे वो किस प्रकृति का होगा? वो एसिडिक। देखो मेटल्स क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा बच्चों? एसिडिक प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और दूसरा यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा है? दूसरा एक्सेप्शन आता है ZnO। ZnO क्या होता है? पढ़ाया है मैंने, जिंक ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या होता है इसका? इसका जिंकाइट नाम होता है। तो बच्चों जो जिंकाइट और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से सुनना मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, वो बेसिक तो होंगे ही होंगे, बट मैंने जब एक्सेप्शन लगा दिया तो वो किस प्रकृति के हो जाएंगे? वो एसिडिक भी हो जाएंगे। मतलब क्या मैम, को समझ में नहीं आया? एल्यूमिनियम क्या है? मेटल धातु। जिंक क्या है? मेटल धातु। तो जो मेटल्स है उनके ऑक्साइड बनाए आपने ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भैया वो क्या हो गए? वो एल्केलाइड नेचर की होने चाहिए थे। बट जो एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है, वो एसिडिक के साथ एसिडिक और बेसिक के साथ बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। और ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? जिनके अंदर एसिडिक प्लस बेसिक, कहने का मतलब जिनके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति हो, तो वो ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और हिंदी में इसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलोगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? ध्यान से सुन लो कि वो कौन से दो ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। कहने का मतलब वो एसिडिक मीडियम में एसिडिक और बेसिक मीडियम में बेसिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे। हो गया? चलो, अब सेम बात मैंने बोला बच्चों, क्या बोला? मैंने बोला कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद, क्या अपवाद आता है यहाँ पर? H2O बोले तो पानी। और जो पानी है, पढ़ा चुकी हूं मैं, पानी क्या होता है? एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर
क्या होगा, क्या कहलाएंगे, आप बताएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसका, क्या है यहाँ पहला, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो भी क्या कहलाता है, वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि भैया वो एसिडिक तो था ही था, बट वो बेसिक भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉन मेटल का वो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी कहलाता है, पानी, H2। और मेटल्स के कौन कौन से हैं, एल्यूमिनिया एंड जिंकाइट, एल्यूमिना एंड जिंकाइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बता देंगे, विपिन यादव आपका आंसर है नो, बता देंगे, चलिए मैम बता देंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट था बच्चों, ये बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप आवर्त सारणी की बात करते हैं, किसकी, अगर आप पीटी की बात करते हैं, पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको सारी की सारी क्या दिखेंगी, मेटल्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी, धातु दिखेंगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जरा बताइए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जो मेटल्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ है, आप बताएंगे आवर्त सारणी में जो मेटल्स हैं उनकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, बट पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा नॉन मेटल है जो लेफ्ट साइड में होता है, और कौन सा, आप क्या बताएंगे, H। और H का मतलब क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मतलब क्या, नॉन मेटल। भाई हाइड्रोजन तो आवारा है, कभी ये किसकी तरह बिहेव करता है, मेटल्स की तरह, कभी ये नॉन मेटल्स की तरह। इसीलिए हाइड्रोजन का कोई भी प्लेस आज तक पीरियोडिक टेबल में परमानेंट प्लेस नहीं दे पाया, इसको स्थायी जगह कोई नहीं दे पाया इसको। ठीक है, सुनिएगा कि आवारा तत्व बोलते हैं, घूमने वाला, कभी मेटल्स की साइड घूम जाएगा उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा, कभी नॉन मेटल्स की शो करेगा। इसीलिए आप हाइड्रोजन का आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने परमानेंट प्लेस नहीं दे पाया। किसको, वैसे तो आप एक नंबर पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, है ना, बट परमानेंट प्लेस नहीं है वो इसका। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होती हैं और राइट हैंड साइड में क्या होती हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं, अधातु में होती हैं। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगी कि देखो जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मोस्ट ऑफ मेटल्स यहाँ होती हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होती है, और बीच में एक ऐसे जिगजैग लाइन बनती है, और जो किसको शो करती है, मेटलोइड को, जो किसको शो करती है, मेटलोइड। और मेटलोइड बोले तो क्या, उपधातु। आगे बात करेंगे, मेटलोइड भूल जाओ, अभी बात नहीं कर रहे हैं मेटलोइड की। ये बच्चों कुछ क्वालिटीज थी किसकी, मेटल नॉन मेटल की। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनको आप हिस्टोरिक मेटल बोलते हैं, जिनको आप हिस्टोरिक मेटल्स बोलते हैं। कहने का मतलब है ऐतिहासिक धातुएं जो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले यूज में ली थी, तो जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है ना। तो याद रखिएगा हिस्टोरिक मेटल कौन कौन सी होती हैं, ऐतिहासिक, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना ये तो, ऐतिहासिक धातु कौन कौन सी हैं, है ना। कौन कौन सी होती है बच्चों, कॉपर, सोना, चांदी और आयरन। हिस्टोरिक मेटल समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप बताएंगे कॉपर मतलब जो हमारे पूर्वजों द्वारा यूज में ली गई थी और जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। और एक और होगा यहाँ पर SN। SN क्या होता है बच्चों, किसका सिंबल होता है, टिन का सिंबल होता है। किसका सिंबल, टिन का। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये 5 मेटल्स होती हैं जिनको आप हिस्टोरिक मेटल्स बोलते हैं, बट इन 5 में से मनुष्य जाति द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई धातु कौन सी थी, कॉपर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहला, ह्यूमन बींग्स ने या मानव जाति ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, आप क्या बताएंगे, कॉपर। कॉपर बोले तो कौन सा, तांबा। तांबे के सिक्के बनते थे, तांबे के बर्तन बनते थे, आज भी बनते हैं खैर, बट वो हिस्टोरिक मेटल्स में आते हैं। बता देंगे। अब एक बच्चे का बड़ा अच्छा डाउट है, वो अभी क्लियर करते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम जो पीरियोडिक टेबल में SPDF ब्लॉक होते हैं
कौन कौन से ब्लॉक में मेटल्स होती हैं, कौन कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती हैं, जरा ध्यान से सुनो। हाँ, ये 5 मेटल्स कहलाती हैं जिनको हिस्टोरिक मेटल बोलते हैं। सुनो, आप सब जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ाएंगे हम आपको। 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन से, कौन कौन से आप बताएंगे। इस ब्लॉक को बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं डी, और एक नीचे 2 लाइन में डिवाइडेड रहता है जिसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। आगे मैं डिटेल में करवाऊंगी सारा, डोंट वरी, है ना। एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक हैं। क्या है ये? खंड हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल 4 खंडों में विभाजित रहती है, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड रहती है, एस पी डी एफ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि एस ब्लॉक में क्या मेटल्स होती हैं, या कौन सा एक ब्लॉक है जिसमें कोई भी नॉन मेटल नहीं है, या कौन कौन सी ऐसा ब्लॉक है जिसमें कोई भी मेटल नहीं होता, कोई उनसे ब्लॉक में नॉन मेटल नहीं होता। तो अगर आप एस की बात कर रहे हैं तो इस एस के अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस एस के अंदर जो आपकी इस एस के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा मेटल्स होती हैं यहाँ पर, धातुएं होती हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं। मोस्ट ऑफ क्या, पूरी मेटल्स हैं, एक को छोड़ दो। कौन सा? यहाँ कौन बैठा है बच्चों पीरियोडिक टेबल में? यहाँ क्या बैठा है? हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में हाइड्रोजन इकलौता एक अधातु होता है, बाकी सब क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। कुछ एल्कली होती हैं, कुछ सॉइल एल्कली होती हैं, वो आगे की बात है, छोड़ दो। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं, बट एक ऐसा है जो नॉन मेटल्स है। इरफान रशीद बोल रहे हैं दैट्स रिकॉर्डेड क्लास। इरफान पागल हो क्या यार, मैं कमेंट जानबूझ के नहीं लेती हूँ। कमेंट लेने के चक्कर में कंटेंट डिलीवरी कम हो पाता है, तो प्लीज़ मुझे पढ़ाने दे, पढ़ने पे फोकस करें। कमेंट लूँगी, थोड़ी देर के बाद लूँगी, डोंट वरी, ठीक है। 9:30 तक पढ़ेंगे, 9:30 तक पढ़ेंगे, उसके बाद आपके कमेंट लूँगी। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, ये जो पी ब्लॉक है ना, इसके अंदर ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है बच्चों, पी वाला, जिसके अंदर मेटल्स भी होती हैं। मेटल्स बोले तो क्या, धातु भी होती हैं। जिसके अंदर और क्या होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, बोले तो अधातु भी होती हैं। और बीच में ऐसे एक जिगजैग लाइन बनती है, मतलब इस ब्लॉक में और क्या है, मेटेलोइड भी हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ग्रुप है, आवर्त सारणी का ग्रुप नहीं, सॉरी ग्रुप की बात करेंगे तो 13 to 18 बन जाएंगे, बट हम ब्लॉक की बात करें, ग्रुप पे नहीं जा रहे, ग्रुप छोड़िए। कौन सा वो ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, और मेटेलोइड भी होती हैं? आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर क्या आएगा बच्चों? पी ब्लॉक। अब आइए जरा डी पे। अगर मैं डी की बात कर रही हूं बच्चों, तो इस डी के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ऑल मेटल्स क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। सभी तत्व किसकी फॉर्म में होते हैं? धातुओं की फॉर्म में। और अगर मैं यहां पर बात कर रही हूं, मतलब कौन से ब्लॉक की बात कर रही हूं? एफ ब्लॉक की। तो इसमें भी क्या होती हैं? ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। अब जरा मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब दो, मैं भी देखूं किस किस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जरा मुझे बताइए, पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर एक नॉन मेटल पाया जाता है? आंसर कौन सा? पीरियोडिक टेबल में कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर एक नॉन मेटल होता है? जरा बताइएगा कौन सा। आप क्या बताएंगे? एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के वो कौन कौन से ब्लॉक हैं, वो कौन कौन से खंड हैं जिनके अंदर सारी की सारी मेटल्स होती हैं? आंसर क्या होगा बच्चों? पहला डी और दूसरा एफ वाला। पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड होते हैं। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। अब कुछ बच्चे ग्रुप पूछेंगे, ग्रुप अभी नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ग्रुप अभी समझ में नहीं आएगा। ग्रुप जब मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लगाऊंगी इस बोर्ड में तब समझ में आएगा। इतनी बातें आपको याद करनी थी। सब सही राइट आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब सबको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? हाँ जी आ रही हैं। चलो नेक्स्ट बच्चों, एक बच्चे ने पूछा है क्या मैम मेटल्स का हाई टेम्परेचर होता है? मतलब कहने का मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बच्चों
जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। हाई क्या? मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक बिंदु ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं कि कौन सी मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा गलनांक बिंदु रखने वाली धातु कौन सी होती है? अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका यहाँ पर आंसर आता है W। W किसका सिंबल होता है बच्चों? W होता है टंगस्टन का। किसका सिंबल? टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल होता है W। और ये सीजिल ने पूछा है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, आप बताएंगे W। अगर मैं बात करूं कि मैम इस W का, इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो बच्चों ऑलमोस्ट नियर बाय की बात करते हैं हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, बट आप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं 3400 वाला, है ना, इतना होता है। तो जो मेटल्स होती हैं बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका? W बोले तो क्या? टंगस्टन। बता देंगे? हाँ, चलो। इसीलिए आप टंगस्टन का यूज़ कहाँ पे लेते हैं? आप टंगस्टन को किस में यूज़ लेते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या होता है? विद्युत बल्ब। एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना हुआ होता है? आप बताएंगे उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? W का। W बोले तो टंगस्टन, ठीक है। बट बच्चों अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है, फ्यूज वायर, तो आप बताएंगे वो Sn+Pb का बना हुआ होता है। Pb बोले तो लेड, Sn बोले तो टिन। अगर पूछे कि कौन सी मेटल का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप आंसर क्या देंगे? हाँ, वोल्फोम बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में, और इसलिए इसका W क्या बन गया? सिंबल बन गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट पूछे W का बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर पूछे तो लेड और टिन का बना हुआ होता है। तो जो आपकी मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं नॉर्मली मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया है, क्या? नॉर्मली। जो नॉन मेटल्स हैं नॉर्मली उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, कम होता है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर मैं बात करूं डायमंड की, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और आप सब जानते हैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट नियर बाय 4627 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है। 4.5 के लमसम बोल देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए कौन सी मेटल का, मैम बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। 85% आर्गन, 15% में नाइट्रोजन। वो बात की बात है विपिन, यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चा, बता देंगे। डायमंड एक्सेप्शन में आता है। 4.5 या 4600 के लमसम इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। बता देंगे बच्चों इतनी बात। ये आपने पढ़ी, आपको समझ में आया कि भाई मैं किसको मेटल बोलूँगा, किसको नॉन मेटल बोलूँगा। और बच्चों जिसमें दोनों की क्वालिटी आ जाए वो मेटलोइड हो जाता है, वो आगे की बात है, वो उपधातु हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी किसकी? ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल या नॉन मेटल की फॉर्म में है। अब आपको कुछ मेटल्स हैं जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन मेटल से, वो एक एक करके मेटल आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मेटल लिख रही हूँ जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज नेट्रियम। नेट्रियम बोले तो सोडियम। मैम मैं लेट हूँ, चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर का नाम है बच्चा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट मत आया करो यार तुम लोग, हैं। चलो, सबसे पहला मेटल लिया मैंने Na बोले तो नेट्रियम, लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं इसको नेट्रियम, इसलिए यहाँ से इसका सिंबल क्या बन गया? यहाँ से बन गया Na। बट हम तो क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं भैया सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो सबसे पहला मेटल आपको लिखना है सोडियम। अब सोडियम से जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं सारी बता दूंगी।
मैम हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे आगे एक एक करके। अगर आपको हीटर का वायर किसका बना हुआ होता है, दो बच्चों के दो अलग अलग डाउट आए हैं, दोनों लेना मेरा कर्तव्य बनता है, नहीं लूंगी तो बोलोगे रिकॉर्ड क्लास है। एक ने पूछा कि मैम जो हीटर होता है उसका वायर जो होता है या उसकी जो कुंडली होती है वो किसकी बनी हुई होती है? बच्चों वो निकिल प्लस क्रोमियम नाइक्रोम का बना हुआ होता है। किसका? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। एक बच्चे ने क्या पूछा? एक बच्चे ने पूछा कि मैम हैवीएस्ट मेटल कौन सी होती है? हैवीएस्ट का मतलब समझ रहे हैं? सबसे भारी धातु। अगर हैवीएस्ट मेटल पूछ रहे हैं बच्चों तो वो होती है आपकी ऑस्मियम, OS, ऑस्मियम। और अगर इसका ऑपोजिट पूछे लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल हल्की धातु, सबसे हल्की धातु जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, सोडियम भी होती है बट सोडियम से ज्यादा हल्का होता है, कौन सा? लिथियम, Li, लिथियम। दोनों बच्चों के डाउट मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिए हैं, है ना? मैम ग्रेफाइट तो ब्लैक होता है, उसमें चमक क्या होती है? पेंसिल की नोब निकाली है, देखा ना, उसमें हल्की सी शाइनिंग होती है। ठीक है, चलो। तो हीटर का वायर नाइक्रोम का बना हुआ होता है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, OS। सबसे हल्की धातु जो पानी पे फ्लोट करती है, तैरती है, वो लिथियम होती है। और कुछ डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी बच्चे का? चलो चलो मैं फिर सोडियम पे वापस, चलो मैम वापस चलो सोडियम पे, आइए जरा सोडियम पे। अब अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, तो देखो जरा भैया क्या हो रहा है यार इस बोर्ड में आज। अगर पीरियोडिक टेबल में सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा जाए, कहने का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे जाएं कितने होते हैं, आप बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। छोड़ो आज की बातें हैं, कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है ना? अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें, ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक बताऊंगी पीरियोडिक टेबल में। हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना होता है ये भी बताऊंगी अब मैं। द्रव्यमान संख्या क्या होता है बच्चों? सम ऑफ P प्लस N कितना होता है यहाँ पर? 23। कितना होता है? 23। और Na को कैसे लिखा जाता है? Na में यहाँ 11 और यहाँ क्या लिखे जाते हैं? 23। ये 11 किसको शो करता है? एटॉमिक नंबर को। ये 23 किसको शो करता है? एटॉमिक मास को। किसी भी मेटल के पैरों में आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं, उसके सर पे उसके हेड पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास लिखते हैं। बता देंगे ये चीज कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। अब अगर बात आए तो बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे आप लोग। चलो अब नेक्स्ट सुनो। अब बात आती है कि अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? तो इसका लिखा जाता है बच्चों 1s2 2s2 2p6। हाँ राहुल बिल्कुल आपने सही बोला है। और इसके बाद आता है 3s और s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे ऑर्बिट्स में? ऐसे फिल होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। बच्चों आप ध्यान से सुनो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो सब जानते हैं कि सोडियम की आउटर शेल क्या होगी। यहाँ पर सोडियम की सबसे बाहरी कक्षा क्या होगी? सोडियम की सबसे बाहरी कक्षा ये होगी, ये। और आउटर शेल को नाम क्या दिया जाता है? आउटर शेल को नाम दिया जाता है वैलेंस शेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। और आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जरा बताइए कि
सोडियम की वैलेंस शेल क्या हुई 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं 1। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 1। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही वो क्या बना सकता है बॉन्ड। बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड कौन बनाता है, आप क्या बताएंगे, बॉन्ड बनाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वैलेंस शेल में या आउटर शेल में। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दीजिए, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, डोंट वरी मैं एक दिन क्लास ले लूंगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूंगी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम की बाहरी कक्षा में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं 1। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या आप बोल सकते हो 1 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी +1। +1 भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, सोडियम क्या है मेटल, मेटल्स क्या होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट। तो एग्जाम में मैम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। भैया आपकी शादी होती है, आपकी शादी होती है, शादी क्यों करते हो आप, स्टेबल होने के लिए, घर बस जाए है ना, घर परिवार हो, जिंदगी क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, है ना। तो याद रखिएगा स्टेबल क्यों हो, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनते हैं। आप जिनको समझ में नहीं आया एक बार और बताती हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो लिखा गया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबसे आउटर शेल होती है उसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं। आउटर शेल यहाँ पर है, आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही वो एलिमेंट क्या बना सकता है बॉन्ड बना सकता है। और ये जो बॉन्ड बनाने की क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, वो किस नाम से जानी जाती है केमिस्ट्री में, वैलेंसी। तो सोडियम मेटल है, मेटल का मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट बेचारे के पास डोनेट करने का कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी 1। अब जिसको समझ में नहीं आया मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, एक बच्चे से मैंने बोला कि आप शादी क्यों करते हैं, तो एक लड़का बोल रहा है रोटी मिल जाए। रोटी तो ढाबे पे भी मिल जाती हैं, आजकल स्विगी जोमेटो जिंदाबाद होती हैं, तो फिर शादी सिर्फ रोटी बनाने के लिए करते हैं। वाह, रोटी खाने के लिए करते हैं, इतनी अच्छी सोच आप कहाँ से लाए हैं आप, हैं। चलो चलो नेक्स्ट आओ, आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। सोडियम के बारे में आपको याद कर सकते हो, याद रखिएगा सोडियम की वैलेंसी पूछे +1 होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछे 11, सोडियम का क्या पूछे आपसे, पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे कितने, आप बताएंगे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में या कौन से ब्लॉक में सोडियम आता है। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं ये बात कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, यहाँ आओ। अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करें तो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 18 ग्रुप होते हैं। 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ब्लॉक कितने होते हैं आप सब जानते हैं 4, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। तो आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। क्या बनेगा, पहला बनेगा कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में क्या सोडियम को कौन से ग्रुप में रखा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में आता है सोडियम। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक में आता है सोडियम। कौन से खंड में, S ब्लॉक में। कौन से ग्रुप में आएगा, ये 4 ब्लॉक क्या होता है कीर्तन, इतना पढ़ाने के बाद तुम ये गलतियां कर रहे हो छोटी मोटी। 4 ब्लॉक, ब्लॉक क्या 4 होता है, ब्लॉक होता है SPDF, 4 तो ग्रुप होता है। तो पूछे कि कौन से ग्रुप में आता है, आप बताएंगे ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में आता है, समूह नंबर 1 में आता है। कौन से ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, 1 में आता है। ठीक है, बता देंगे। आगे चलूं, ग्रुप नंबर 1 का होता है एलिमेंट ये, और कौन से ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक में आता है। चलो नेक्स्ट बात सुनो आप,
नेक्स्ट बात सुनो आप इस सोडियम के बारे में, क्या सुनोगे आप? नेक्स्ट सुनो, जो सोडियम होता है ना बच्चों, वो बड़ा सॉफ्ट मेटल होता है। ये सॉफ्ट मेटल होता है ना। सोडियम मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम धातु है। और इतना मुलायम धातु है कि आप इसको चाकू से काट सकते हैं। इसको आप किससे काट सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं आप। ठीक है। सोडियम जो होता है, मैम वैलेंसी निकालना बता दो। जब मैं पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी वैलेंसी निकालना एक एक एलिमेंट की बताऊंगी। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। जो सोडियम है वो बहुत मुलायम होता है। इनफैक्ट सोडियम के साथ साथ पोटेशियम के भी ले सकते हैं आप, पोटेशियम भी ले सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं पीरियोडिक टेबल में जो बड़े सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होने चाहिए? हार्ड होने चाहिए। इसलिए आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद ए नाइफ। उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी मेटल को चाकू से काट सकते हैं? पनीर जैसे होते हैं, थोड़े से पनीर से हार्ड होते हैं, मैंने दोनों देख रखे हैं। थोड़ा सा पनीर से हार्ड होता है, चाकू से आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो। जो सोडियम है बच्चों, वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सबसे ज्यादा या उच्च क्रियाशील धातु होता है। ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। किसके साथ? ऑक्सीजन और पानी के साथ। ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। आप इसको खुले में छोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड बना देगा, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना देगा। ज्यादा क्रियाशील होता है ना। और किसके साथ क्रिया कर जाता है बच्चों? आप बताएंगे कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है। बहुत इजीली और जल्दी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ? पानी के साथ भी कर जाता है, और साथ साथ में ये एयर के साथ। एयर में किसके साथ? ऑक्सीजन। जब भी हवा की बात करेंगे मेटल के रिएक्टिविटी में तो हमेशा ऑक्सीजन को लेंगे। और पानी, ध्यान से सुनना, पानी और एयर के साथ रिएक्ट करके, ध्यान से सुनना, पानी और एयर के साथ अभिक्रिया करके ये हीट रिलीज करता है। क्या? हीट, ऊष्मा निकालता है। और इसीलिए सोडियम खुला छोड़ोगे एयर में आग लगा देगा, पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? आग लगा देगा। इसीलिए इसकी हीट को कम करने के लिए कहां पर रखते हैं आप इसको? केरोसिन तेल में रखा जाता है। किस तेल में? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सेम प्रॉपर्टी कौन शो करता है? पोटेशियम। अब सुनो ध्यान से, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती हैं। वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इतनी रिएक्टिव होती हैं कि वो पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट बनाने लग जाती हैं, ऊष्मा। और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो आग लगा देता है। सोडियम पानी में भी आग लगा सकता है, सोडियम एयर में भी आग लगा सकता है। इसकी हीट को कम करने के लिए किस में रखा जाता है? इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सी मेटल को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कौन कौन सा? सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों रखा जाता है? इनकी हीट, इनकी ऊष्मा को कम करने के लिए। वरना क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। मैम सोडियम एंड पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, पोटेशियम ऊपर आता है, सोडियम नीचे आता है, तो ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है। ठीक है, उपेंद्र मैंने बता दिया है, ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होगा, फिर उसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव सोडियम होगा। इसीलिए पोटेशियम को आप एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स में काउंट करते हैं, विस्फोटक तत्वों में काउंट करते हैं। तो ये सोडियम का आपका नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट सुनो आप सोडियम का नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आप सोडियम के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोडियम के बारे में पढ़ने की बात, तो जो सोडियम होता है, Na होता है, इट इज लाइटर देन वाटर। इट इज लाइटर देन वाटर। यह पानी से हल्का होता है। सोडियम पानी से भी हल्का होता है। इसीलिए सोडियम पानी के अंदर फ्लोट करता रहता है, पानी के अंदर तैरता रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन कौन सी मेटल है जो पानी के अंदर स्विम करती हैं, फ्लोटिंग करती हैं, तैरती है? पहला आंसर लिथियम, क्योंकि लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। दूसरा आंसर कौन सा? सोडियम।
तो आपसे पूछा जाए क्या सोडियम पानी के अंदर तैरता है, आप बताएंगे यस तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी से क्या होता है, वो लाइटर होता है, पानी से हल्का धातु है, इसलिए जल पर ये तैरती रहती है, बता देंगे। और इसके साथ साथ लिथियम तो भैया होता ही लाइटेस्ट मेटल है, तो जो तैरेगा ही तैरेगा, बट सोडियम भी तैरेगा, बता देंगे। चलो मैम बता देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आती है क्या, हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सोडियम को बनाया कैसे जाता है, सोडियम को बनाया कैसे जाता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये बनाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन आरएस का पेपर का क्वेश्चन है, कास्टनर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कास्टनर प्रोसेस। और इस कास्टनर प्रोसेस का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोडियम को कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है, आप बताएंगे इसको कास्टनर प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कास्टनर प्रोसेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाकर उनको सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इतना आपको नहीं पढ़ना। आपका जो पॉइंट पढ़ना है, आपका बच्चों को पढ़ना है कि सोडियम को कौन सी प्रोसेस के द्वारा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कास्टनर प्रोसेस के द्वारा, या इसका दूसरा नाम क्या है, डाउन्स प्रोसेस। बट ये नहीं बताने की जरूरत मुझे कि क्या होता है, ठीक है, कि होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट आता है कि जो सोडियम है उसके यूज क्या होते हैं, सोडियम के यूज क्या होते हैं, यूजेस ऑफ सोडियम, सोडियम के उपयोग काम में कहाँ आता है। अब ये जो यूजेस हैं ये आपका आज का होमवर्क है, आप होमवर्क करके लाएंगे, मुझे बताएंगे कल की क्लास में कि सोडियम का उपयोग क्या होता है। बस आज की क्लास 1.5 घंटे की ही क्लास रहेगी, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो घर कब पहुंचूंगी, डिनर कब करूंगी, है ना। बस आज की क्लास इतना ही। आपकी साइंस स्पेशल में और जीएस में मॉर्निंग में क्लास हो चुकी हैं, इस आपकी जो फिजिक्स की, फिर भी मैंने आज क्लास लगवाई क्योंकि हमें कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि हमें सिलेबस जल्दी चाहिए। तो अगर जल्दी चाहिए तो बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु लिथियम होती है क्या? नहीं बच्चा, नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम। कल क्लास होगा क्या? यस, अब मैं संडे को भी क्लास लूंगी कल। कल इसलिए लूंगी क्योंकि बहुत परेशान कर दिया कुछ बच्चों ने, बहुत परेशान कर दिया कि भाई जल्दी से हमारा सिलेबस करवा दो, सिलेबस करवा दो, जबकि आप लोगों में समझ में नहीं आता कि भैया आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। बट कोई बात नहीं, मैं कल भी क्लास लूंगी, ऐप पे आपको क्लास का टाइमिंग पता लग जाएगा, संडे को भी क्लास लूंगी मैं, कोई बात नहीं। 2-3 दिन बीच में हम लोग घूमने गए थे ना, तो वो घूमने गए तो छुट्टियां की, तो भाई छुट्टी का तो भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल शायद मैं लूंगी 6 से 8 इवनिंग में लूंगी क्लास, ठीक है। चलिए मैम सबसे भारी धातु ऑस्मियम मोती संजय बता चुकी हूँ, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। मैम डेली इवनिंग में क्लास लो, ले लेंगे। दिन में मैंने आपकी साइंस की 2 क्लास कर दी, फिर भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलो कल क्लास की टाइमिंग बच्चा 6 से 8 होगी, 6 से 8 आऊंगी आपके सामने, यहीं से केमिस्ट्री। सोडियम के यूजेस आप मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क है, इसके अलावा सोडियम के कंपाउंड्स वगैरह मैं करवाऊंगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। आराम से खाना खाइए और ध्यान रखिए अपना। आपका एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, आप दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हैं, ऐसा नहीं है विशाल पटेल, ऐसा नहीं है बच्चा। बस हम लोग तो आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं बस। फिजिक्स कल नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री होगा बच्चा, मैं लूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट है ना, सर के पास तो एक ही है, मेरे पास बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, दोनों को इक्वल लेवल पे खींचते हैं, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। मैम अजराना सर क्लास में ही हैं क्या? हाँ अभी सर क्लास में, मेरे बगल वाले स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं सर, तो आप से बात कर सकते हैं, उनकी क्लास आप देख सकते हैं, मैं स्पेशल 3 बैच में क्लास ले रहे हैं वो। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच कृतानंद, कृतानंद आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे इस बार, अगर आपने सिलेक्शन नहीं दिया तो मैं आपको मुर्गा बनाऊंगी, मुर्गा,
आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।